भारत अब इस तरह का कोई भी एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ तो कर नहीं पाएगा। इसका रियल इंपैक्ट अगर किसी पे आएगा तो वो भारत होगा। इजराइल अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो हमारी क्या मदद करेंगे। भारत बहुत ही नाजुक स्थिति में है। ये जो मक्का पैक्ट हुआ है, अगर व्यवहारिक रूप से देखें, हो सकता है आपको मेरी बात कुछ क्रूड मतलब अधकचरी लगे बात, क्योंकि मैं विदेश नीति का छात्र नहीं हूं, उसके बारे में मेरा ज्ञान उतना नहीं है, इतना अन्य क्षेत्रों के बारे में है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मान लीजिए कोई विवाद होता है, जो कि अक्सर होता रहता है, कोई नहीं जानता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कोई विवाद हो जाए और उस विवाद में फौजें भी शामिल हो जाए। बिल्कुल, हाँ, ये तो कभी भी हो सकता है। बिल्कुल, हाँ, तो जैसे ही ये विवाद होगा और पाकिस्तान गड़बड़ी करेगा, वो अपने घुसपैठिए भेजेगा या अपने आतंकवादी भेजेगा, भारत के अंदर खून खराबा करेगा, भारत उसके बदले में कोई जवाबी कार्रवाई करेगा, करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेगा, मैं भी सहमत हूं इस बात से। तो उस स्थिति में सऊदी अरब तो छोड़ दीजिए, सऊदी अरब के पास ऐसा कुछ है नहीं तीर मारने के लिए, लेकिन तुर्की एक बड़ी ताकत है दुनिया की। तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी एक बड़ी दुनिया की तगड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है। वो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स बनाते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन का इस्तेमाल किया था वो तुर्की के बने हुए ड्रोन थे। तो तुर्की फिर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होगा खुलकर। चीन वैसे भी पाकिस्तान के पक्ष में है, तो वो स्थिति तो भारत के लिए बहुत नाजुक हो जाएगी। जी, इसी नाजुक स्थिति पे किसी तरह का बात करने से मैं बच रहा था। अबे जी, वो स्थिति बहुत ही भयानक है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये टीवी से पता चला, और इस पैक्ट के लॉन्ग टर्म में अगर सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट होता है तो वो भारत है। इसका रियल इंपैक्ट अगर किसी पे आएगा तो वो भारत होगा। भारत अब इस तरह का कोई भी एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ तो कर नहीं पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी क्लियर हो गया था, इसके बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। भारत बहुत ही नाजुक स्थिति में है व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बनाए वो कुछ नहीं कर पा रहे। इजराइल और अमेरिका को तो अपना भी साइड से रख देते हैं। इजराइल अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो हमारी क्या मदद करेंगे। इजराइल के चक्कर में हमने अभी भारत इजराइल का सबसे बड़ा वेपन्स का एक्सपोर्टर है। भारत ने इजराइल को पिछले 6 महीने में खूब वेपन सप्लाई किए। भारत ने सप्लाई किया इजराइल को? भारत ने इजराइल को सप्लाई की? अच्छा, भारत ने इजराइल को सप्लाई किया, पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो कौन से वेपन थे सप्लाई किए गए? लॉन्ग शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, वो मिसाइल बनाने का रॉ मटेरियल, बुलेट्स, तोप की गोली वगैरह वगैरह, ड्रोन्स वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी संख्या में किए हैं भाई। 5600 शिपमेंट में, क्वांटिटी। आपने एक ऐसे देश से दोस्ती करी, उसके बदले में आपको पूरे मिडिल ईस्ट के देशों से दुश्मनी मिली। सारे मुस्लिम देशों से दुश्मनी मिलने वाली है, मिल चुकी है। बाकी और देशों से मुस्लिम आपको दुश्मनी मिलने वाली है। अमेरिका का उतना इफेक्ट अब है नहीं है किसी कंट्री पे जहां से वो इसको बचा पाए। भारत वाकई में बहुत नाजुक स्थिति में है। मुझे यही डर लग रहा है, और मुझे यही लग रहा है कि भारत कहीं इस तरह से पुश ना हो जाए कि जिसको एक भारत ने कभी किसी कंट्री से बहुत बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट नहीं किए हैं। अभी तक की जो भारत की पॉलिसी रहती थी वो नॉन अलाइनमेंट की थी। अगर भारत ने किसी कंट्री से डिफेंस एग्रीमेंट किया इस एग्रीमेंट के प्रेशर में आने के बाद, तो वो केवल एक कंट्री बचती है, वो है इजराइल। और इजराइल से डिफेंस पैक्ट करने के बाद मुझे लग नहीं रहा कि क्या उसे बेनिफिट होंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है एक जरा सी गलती भारत को बहुत अजीब सी स्थिति में धकेल सकती है। अच्छा, अब इस पूरे नजारे में ईरान के ऊपर बात करना हम लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब मानता है कि ईरान उसको अगर कोई खतरा कहीं से है सीधा तो ईरान से खतरा है। पाकिस्तान और ईरान के भी संबंध बहुत अच्छे तो नहीं रहे, लेकिन आजकल तो दोनों के संबंधों में कुछ बढ़ोतरी हुई है जब से पाकिस्तान ने मध्यस्थी भूमिका निभाई है। अच्छा, टर्की जो है वो भी ईरान के खिलाफ नहीं है देखा जाए तो। तो ऐसी स्थिति में ईरान इस जो त्रिकोण बना है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का, उसमें ईरान कहां बैठता है?
तो जी इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में बता। तो जी एक दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बीच में ट्वीट किया, 13-14 दिनों तक उन्होंने लगातार बमबारी की ईरान पे। उसके बाद उन्होंने अटैक बोला कि मैं आज ईरान पे बहुत बड़ी अटैक करने वाला हूं, मानवता खत्म हो जाएगी, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया। और ईरान ने, अमेरिका ने बोला कि हम अब मिलिट्री इंस्टॉलेशन और के अलावा सिविलियन और पावर प्लांट और उन पर भी अटैक करेंगे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद ईरान ने 49 टारगेट की लिस्ट पब्लिश कर दी अलग कंट्री में खड़ी देश। उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक करा तो हमारे लिए 49 की लिस्ट तैयार है और हम इन पे चालू कर देंगे अपनी बमबारी। जैसे वो लिस्ट लोग उन कंट्री की थी, उन कंट्री को फोन लगा के बताओगे या कुछ भी तरह से कम्युनिकेट करते, वो कंट्री से भड़ा दो। उस कंट्री के जो नेता थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब से बात की और शायद मेरे ख्याल से एमबीएस ने बात की, मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरब के, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को बोला कि आप रुक जाओ, कुछ करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर आधे घंटे बाद ये ट्वीट करा कि अब मेरी वो सारी कंडीशन आ गई है जो उसके लिए होने वाली थी और अब हमला नहीं होगा, अब बातचीत होगी। ठीक, अब अभय जी ईरान ने मना कर दिया, हमने तो बातचीत करनी नहीं, हम तो करते नहीं, हम तो अमेरिका से टॉकिंग एनीथिंग। तो अमेरिका फिर वो बड़ी स्थिति में फंस गया, उसको लगा फिर मैं अकेली बात कर रहा हूँ, इस्लाम की से बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इस बीच के अंदर ये पता चला कि ईरान ने बोला कि हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, हम कतार के बीच में जो बातचीत चल रही है एग्रीमेंट में, हम वो बात करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि बस हॉर्मुज को खोलने का एग्रीमेंट होने वाला है, और बड़े वो उसमें आए और बोले बस हॉर्मुज खोलने वाली है। अच्छा अभय जी इस बीच में अमेरिका के एक डायरेक्टर जनरल है या आर्मी के चीफ है, डॉक्टर मिस्टर केन, डैन केन, उन्होंने बोला प्राइवेटली ट्रंप साहब से कि सर अपनी मिसाइल से बहुत कम हो चुकी है, फटाफट दूसरी कर लेनी चाहिए या अब लड़ाई नहीं करना चाहिए, कि अब हमने अगर लड़ाई करी तो हमारे पास जो रिजर्व कोटा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बात से बहुत गुस्सा हो कि ये बात मीडिया तक कैसे पहुंची। उनका कहना यह था कि अब हम जब निगोशिएट करेंगे ईरान से तो ये वाली बात सामने आ गई तो हम निगोशिएशन हमारी पावर खत्म हो जाएगी। मुझे समझ नहीं देते कि ईरान इस तरह की धमकियों से डर ही नहीं रहा था पहले भी कभी। तुम्हें तो लग रहा था कि हम डरा रहे हैं, ट्वीट करके पैसे कमा रहे थे, ईरान तो कभी डर ही नहीं रहा था। बट बहरहाल चलता रहा। अभय जी अब उस ईरान ने कहा कि हाँ हॉर्मुज को खोलने की हम बात पे एग्री कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, और हम अमेरिका से नहीं ओमान से बात कर रहे हैं। तो उस बात को सुनकर अमेरिका को बहुत बुरी तरह घबरा गया, ये क्या बात है। अभय जी बहुत सिंपल सा प्लान निकाला ईरान ने, जो मुझे लगता है अमेरिका ने, थोड़ा सा इतिहास भी है मैं आपको बताता हूँ बट अच्छा इतिहास है। अभय जी अमेरिका ईरान और ओमान के बीच में एक TSS नाम का पैक्ट हुआ करता था 1960s में। उस TSS में क्या था, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। उसमें क्या था अभय जी कि हॉर्मुज की खाड़ी में घुसने का जो रास्ता था और निकलने का रास्ता था, जहां उसके बीच में ओमान और ईरान के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ओमान की तरफ से घुसेंगे और निकल जाएंगे, बहुत थोड़ा एरिया जो है वो ईरान का इस्तेमाल होगा। ईरान में 4-5 बातें होगी कि देखिए 60-65 साल से आपने इसको अपनी तरह चलाया, लेकिन आपने गलत चलाया। आपने इसकी में ऐसे जहाज गए जहां से और उन सामानों से ईरान को डायरेक्ट खतरा हुआ। अब ये पूरा रास्ता जो होगा हम मैनेज करेंगे। तो अब ये एग्रीमेंट साइन होने वाला है अभी जी ओमान से, जिसके अंदर जहाजों के जाने पे वो जाएंगे ईरान के रास्ते से, निकलेंगे जहाज ओमान के रास्ते से। जहाज के जाना फ्री है, एग्जिट पे पैसे लगेंगे। 60 डेज टू 90 डेज इसी तरह से चलेगा, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। 90 डेज के बाद उस पर टैक्स चालू हो जाएगा लेने के लिए। वो फेयर बोल रहे हैं कि जो भी कुछ बोलेंगे उसको, दोनों ज्वाइंटली इसको मॉनिटर करेंगे, दोनों ज्वाइंटली इसको चलाएंगे। अब इसके अंदर कोई भी मिलिट्री जहाज हॉर्मुज की खाड़ी में बिना ईरान की परमिशन घुस नहीं पाएगा, जो कि अमेरिका के जहाज, इजराइल के जहाज, ये सब जहाज इसकी एंट्री बंद। तो अमेरिका के हाथ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से निकल गया। अब बात खड़ी होती है कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका में चुनाव, अभी मिशिगन में एक डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है, उन्होंने वहां पे एक अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। उनका नाम है सैयद अल। हाँ। अब वो $60 मिलियन उनको फंड किया था उनके अपोनेंट को, उनको हराने के लिए। उसके बाद भी वो जीत गए। अगर जी एक चीज क्लियर हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब बुरी तरह से चुनाव हार गए। अगर वो मिशिगन का चुनाव उनके हाथ से निकल गया तो 5 राज्यों के चुनाव उनके हाथ से निकल जाएंगे और रिपब्लिकन पार्टी 47 तक आ जाएगी, लिमिटेड प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अब इनके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, जैसे चुनाव खत्म हो तो या तो अटैक कर देंगे या फिर और भी रास्ता निकालें। मुझे लगता है अटैक करने का रास्ता ही अपनाएंगे ये। ईरान इसके लिए तैयार है। ईरान ने बोल दिया कि आपको पॉज लेना है, आपको ब्रेक लेना है, पानी का ब्रेक, वाटर ब्रेक, हाइड्रेशन ब्रेक, वो फुटबॉल फीफा में आप जितने ब्रेक लेना ले लो, आप जब लड़ाई में राज हो जाओ आ जाना, अपन कहीं नहीं जा रहे, अपन खड़े हो। अमेरिका भी फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत ज्यादा मिलिट्री फ्रस्ट्रेट हो गई उनकी बहुत बुरी तरह से, पूरे देश फ्रस्ट्रेट हो गए, सब देश अपना अलग एग्रीमेंट कर रहे हैं इधर उधर। तो बड़ी अपमानजनक स्थिति है अमेरिका के लिए। इन सबके बीच में जी जो एक बड़ी चीज हो रही है वो ये हो रही है, चाइना ये चाहता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, इसमें शांति आ जाए और जल्दी से जल्दी विश्व का ट्रेड अपने रूटीन में आ जाए।
इसलिए मैंने आपसे कहा था भाई जी, विश्व की राजनीति में चाइना डिसाइड करेगा कि अगले विश्व युद्ध में शांति हो या नहीं। अमेरिका के हाथ से बात निकल चुकी है। और इस सब लड़ाई में एक स्थिति और खड़ी हो रही है भाई जी, जैसे ये पाकिस्तान वाला पैक्ट हो गया, पाकिस्तान सऊदी अरब टर्की का पैक्ट हो गया, और भी चल रहा है। ईरान जो है अब वो रशिया और चाइना की तरफ झुकने के लिए पुश हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाइना ईरान को जाने हाथ से नहीं देगा किसी कीमत पे भी। मैं आपको और एक बात बताता हूं आपके दर्शकों के लिए, बहुत ही अद्भुत सी बात है और आपको समझ में आएगा उससे अमेरिका का कितना सिनिस्टर प्लान था। भाई जी, आज सऊदी अरेबिया से अमेरिका का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट 0 हो गया। आज सारा क्रूड ऑयल जो है वो अमेरिका वेनेजुएला से ले रहा है। ये वही वेनेजुएला है जहां 1 जनवरी को या 2 जनवरी को ट्रंप साहब ने वहां के राष्ट्रपति मडेरो को किडनैप किया था घर से। अब 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। इसका मतलब ये निकला कि अमेरिका को ये एहसास था कि हम अटैक करेंगे तो हमारी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उन्होंने उसको इसलिए वहां से उठाया कि हमें ऑयल सप्लाई अनइंटरप्टेड मिलती रहे। तो इसका मतलब अमेरिका इस लड़ाई की तैयारी 1 साल पहले से कर चुका था। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, बट लेकिन आज मुझे लगता है बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बड़ी विश्वसनीय लग रही है सुनने में। तो अब हम लोग इस चर्चा के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं, तो आप इस चर्चा का उपसंहार करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। मैं अब बताता हूं जी, जिन बातों का वर्णन कर रहे हैं बड़ी जटिल है, वो ये सब पूरा नजारा जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एब्सोल्युटली, मैं आपको एक बात बताता हूं। अब अमेरिका ईरान से बोलेगा कि हम शांति प्रस्ताव करना चाहते हैं। अमेरिका ईरान और अमेरिका से कोई शांति प्रस्ताव नहीं करेगा। मैं आपको आज स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, आपके दर्शकों के लिए और दुनिया के लिए, ईरान अमेरिका से कोई शांति प्रस्ताव नहीं करेगा। अमेरिका से ईरान ये बोलने वाला है, या अमेरिका ईरान अमेरिका से ये बोलने वाला है, आपने जो 14 पॉइंट का एमओयू साइन किया था, जिसपे आपके राष्ट्रपति ने साइन किए थे, आप उसी को ऑनर करिए। हम उनके सुप्रीम लीडर ने जो बोला था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सिग्नेचर की कोई कीमत नहीं है। वो ईरान अब अमेरिका के राष्ट्रपति को और अमेरिका को ये समझा देगा कि जिस कागज पे तुमने साइन करा है उसको ही ऑनर करो, अगर जिंदा रहना है तो। मैंने आपसे कहा था ना, अमेरिका कितनी बार छुपके चाटेगा, खुद डिसाइड करना है उसको। इस बार ईरान अमेरिका भारत को भविष्य में कभी भी पाकिस्तान पर हमला करने के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक कर दें, और आप किस सिटी से हैं वो भी नीचे ना कमेंट कर दिया करें यार, मुझे भी पता चले कि आप किस सिटी से देख रहे हैं मेरी वीडियो। और इस वीडियो में आई नो काफ़ी कमी है, अगर